नमस्कार दोस्तों। 125 लोगों की, निर्दोष लोगों की, लाइन में लगे लोगों की जान लेने वाला नोटबंदी करने वाला दिन आज ही है। आज ही उसकी बरसी है, पुण्यतिथि है, जो भी कुछ कहिए वो कह लीजिए, क्योंकि आज ही वह दिन है जब देश पर यह काला कलंक रात 8 बजे किया गया था। 8 नवंबर 8 बजे जब यह फरमान जारी हुआ तो हुआ क्या? 9 तारीख को सब घबराए हुए थे और मैंने 9 तारीख को देखा था। तमाम लोग ऐसे थे जिनके हाथ में पैसे नहीं थे, क्योंकि वो निकले हुए थे, किसी दूसरे काम से आए थे और उनके नोट जो हाथ में थे वो कागज के टुकड़े हो चुके थे। वो 500 रुपए का नोट, वो 1000 रुपए का नोट। मैं उन दिनों आगरा में था। मुझे पंजाब राजभवन के एक ऑफिसर का फोन आया कि उनका बेटा आगरा गया हुआ है और उसके पास में जो पैसे थे वो 1000 और 500 में ही थे। उसे वहां पर कोई बदल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो परेशानी में, मैं जो मदद कर सकता था मैंने मदद की। लेकिन मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि जब राजभवन में तैनात एक अफसर का बेटा एक कष्ट झेल रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि तमाम लोगों ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे। उस वक्त में मुझे याद है कई सारे लोग वहां हॉस्पिटल्स में आगरा में इलाज कराने आए हुए थे दूर दराज के गांव से, और उन तीमारदारों के पास पैसे नहीं थे। न्यू आगरा थाने के जस्ट बगल में मनोज ढाबा है। मनोज ने वह काम किया था। वो दलित कम्युनिटी से आता है, लेकिन उसने वो महान कार्य किया जो किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को चुनौती देता है। उसने तमाम सारे लोगों को खाना खिलाया। ये क्या ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे हो दे जाना, ये सिर्फ यकीन पे। और उसने ऐसे सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया होगा। आज सोचिए, वह वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा। अलीगढ़ में मैंने मरते हुए लोगों को देखा। मैंने फिरोजाबाद में मरते हुए लोगों को देखा। मैंने गाजियाबाद में मरते हुए लोगों को देखा। तमाम सारी जगह वो हादसे देख रहा था जो दिख रहे थे और तकलीफ दे रहे थे। बहरहाल प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, और 50 नहीं 100 दिन ले लीजिए। और स्थिति क्या हुई? उन्होंने कहा था किसी भी चौराहे पर खड़ा कर, काला धन खत्म हो जाएगा, नशा खत्म हो जाएगा, टेरर खत्म हो जाएगा, सब कुछ बताया। आज स्थिति ये है कि रोज ब रोज जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनके अधीन पुलिस, उनके अधीन सेना, उनके अधीन सारी चीजें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। और यह तब स्थिति है जब उन्होंने 6 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के रखा। कल्पना करिए क्या क्या स्थितियां हैं। बहरहाल दूसरी बात कही थी, नशा खत्म हो जाएगा। और नशे की स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त नशा इतनी तेजी से हावी है और वो इतना ऑर्गेनाइज्ड ढंग से बढ़ रहा है। गुजरात से चलता है और नई नई किस्में आ रही हैं नशे की, और युवाओं की रगें नशों से भरी, उनकी नसों में नशा भरा हुआ। यह हालत हो गई है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो,
गुजरात से तो आता ही है, महाराष्ट्र में भी और तमाम सारे राज्यों में यह स्थिति है। उसके कारण अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, दूसरी और घटनाएं हो रही। और इसके बाद में तीसरी चीज उन्होंने कही थी, काला धन वो काबू कर लेंगे। स्विस बैंक के रिकॉर्ड बताते हैं पहले से 4 गुना वहां पर जमा हो गया है। और मैं नहीं कहता हूं, पता नहीं वो कौन सा पैसा है, लेकिन स्विस बैंक में जमा है 4 गुना हो गया है। निश्चित रूप से बड़ी बात है। भारत में 1 रुपया काला धन कहीं से वापस नहीं आया जो कहते थे वापस आएगा, और सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। 15 से 20 लाख कहते थे मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिला। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर था वो काला धन इतना बढ़ गया कि आए दिन कोई काला धन कहा जाता है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर होता है, कुछ होता है। इतने सारी सब कुछ होने के बाद, 5000 से अधिक केस रजिस्टर होने के बाद, आधा % लोगों को, % लोग सिर्फ दोषी पाए गए, बाकी कोई काला धन निकला ही नहीं। अब तीसरी चीज आई थी कि कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। उस समय 16 लाख करोड़ रुपए का भारत के आरबीआई के पास नोट थे, और अब बिल्कुल डबल हो चुके हैं। तो अब करीब 33 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो यानी कैश डबल छाप दिया गया, और जो कैश का फ्लो था, वर्क फ्लो था, वो 3 गुना बढ़ चुका है। यानी हर काम काले ढंग से ही हो रहा है। आप सोचिए, लेकिन इसने बर्बाद क्या किया? इस नोटबंदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। इस देश के छोटे मध्यम मझोले उद्योगों को बंदी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद उस पर जीएसटी लगाया, जिससे वो बर्बादी में चले गए। इन सब का नतीजा क्या हुआ? इन सब का नतीजा ये हुआ कि इस देश में चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारा धन चला गया। अडानी अंबानी जैसे लोगों ने सारे धन पे कब्जा कर लिया, और इसका नतीजा अब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल गर्त में चला गया। और अब हो क्या रहा है? चाइना से माल आ रहा है। जिस चाइना से 16-17% आयात होता था, अब 70% आयात हो रहा है। 70% बाजार हमारा चाइना के प्रोडक्ट से भरा है। हर चीज आपकी जरूरत की देखेंगे, और हालत ये हो गई, नरेंद्र मोदी सरकार में ही बनी दुनिया की सबसे बड़ी, जिसे मूर्ति कहते हैं, भारत के सम्मान का विषय कहते हैं, वो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तक चाइना से बन के आई। कल्पना करिए कि हम इस दशा में हैं कि अपनी मूर्ति भी नहीं बना सकते, अपने तमाम सारी चीजें जो आज हम कहते हैं नहीं बना सकते। और इसके बाद हमारी ये स्थिति है कि हम चाइना के आगे सरेंडर। यह हुआ है कि हिंदुस्तान के व्यापार व्यवसाय को बर्बाद किया गया है। और अब एक और खेल होता है कि तमाम सारे विदेशी देशों से माल ला करके ब्लैक में चोरी से के रास्ते, क्योंकि एयरपोर्ट और पोर्ट तो दे दिए गए हैं अडानी को, उन्हीं रास्तों से सारा तस्करी होके माल आता है, और आने के बाद में उसमें ठप्पा लगता है अडानी का, ठप्पा लगता है किसी का, ठप्पा लगता है किसी का। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान में किसको बर्बाद किया गया है? आपको, आपके भविष्य को, आपके कारोबार को। आप क्यों? एमएसएमई सेक्टर यानी
लघु मध्यम जो उद्योग थे, इन उद्योगों में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था, वह रोजगार खत्म हो गया। और इन सब का अब नतीजा यह हुआ है कि भारत का रुपया गर्त में आ गया। और जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने, जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, शपथ लेने की बारी आ रही है उनकी कि अब वो वहां के राष्ट्रपति होंगे, जीत चुके हैं चुनाव, उस दिन से रुपया आज तक के सबसे निचले स्तर पर हो गया है। ₹84.25 का $1 हो गया है, ₹84.25 का। और ये वो मूल रेट, आप खरीदने जाएंगे तो करीब ₹46 का पड़ेगा। तो आप समझिए इस दशा में आ जाकर के हो, तो आप जान लीजिए यह भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अब इन्हीं सबसे आपको भटकाने के लिए कि आप इस पर चर्चा न करें, इसी के लिए तो वो ये करते हैं, आपको लड़ाते हैं। अब आप देखिए, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, और जो भी आदिवासी राज्य है, वहां पर खनिज संपदा और दूसरी प्राकृतिक संपदाएं बहुत, उन संपदाओं पर अब कब्जा हो रहा है। और उनका कब्जा अदानी अंबानी को कराने के लिए, और खासकर अदानी को कराने के लिए किस तरीके से उन्हें वनवासी बनाया जा रहा है आदिवासी से, और उनके सारी चीजों पे कब्जा करने का काम किया। आपका ध्यान भटकाने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जाता है, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाया जाता है, भाषा को भाषा से लड़ाया जाता है, और पुरुष को स्त्री से लड़ाया जाता है। और हालत यह है कि आज सबको लड़ा करके अपना मुनाफा अपनी सरकार कमाई जाती है। आज किसान को बर्बाद किया गया है। हालत यह हो गई है कि मैं हरियाणा पंजाब में देख रहा हूं कि यहां डीएपी खाद के लिए मार मची हुई है, कहीं उपलब्ध नहीं है, लाठी चल रही है, और ये हालात हो गए, वो हालात हो गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी सबके हक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान में दिए गए प्रावधानों की बात करते हैं और उसको दिखाते हैं, तो भाजपा के नेता बोलते हैं, अरे ये तो नक्सली, अर्बन नक्सली है, ये तो लाल रंग का संविधान दिखा रहे हैं। जब आप लाल रंग को इस तरह से कहते हैं, इसे अर्बन नक्सल कहते हैं, तो आप ही यही जान लीजिए ये लाल रंग वही है जो आपके भगवान हनुमान जी अपने शरीर पे लगाते हैं। माता की चुनरी लाल होती है, और लाल होता है वह सिंदूर, वह टीका जिसे आप सबसे पवित्र मानते हैं। लाल होता है अग्नि का रंग, जिससे सर्व सृष्टि चलती है, सूर्य का रंग लाल होता है। तो यह स्थिति है। इस स्थिति में आ जाते हैं, यूं भड़काने का काम करते हैं, और जब यह करते हैं तो निश्चित रूप से, और फिर नफरत का माहौल बनाते हैं। जो नफरत का माहौल बनाते हैं वो आप समझिए, और उसके जरिए, जैसे मैंने पहले कहा, लूटने का काम करते हैं। तो वह देखने को मिल रहा है किस तरह से आपके हक मारे, और इसी का नतीजा है कि आज देश में प्रदूषण भयंकर बढ़ चुका है। तमाम लोग जिस तरह की स्थितियों में है, वह देश के लिए चिंता का विषय है। जब देश के लिए चिंता का विषय हो तो नरेंद्र मोदी आपका ध्यान कहां, अमेरिका की तरफ डाइवर्ट करते हैं। वो ध्यान भटकाने में, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि जब जेब कतरा होता है तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति जिसको काटना होता है, दूसरा व्यक्ति जो है आपका ध्यान भटकाता है, तीसरा व्यक्ति कुछ और बोलता है, तब तक जो है चौथा व्यक्ति आपकी जेब काट के फरार हो लेता है। उसी तरीके से आपका ध्यान भटकाते हैं। आज जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीता है चुनाव, तो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन
दो लोगों को धन्यवाद किया है चुनाव जीतने के लिए, उनमें नरेंद्र मोदी नहीं है, उनमें एलन मस्क है। और एलन मस्क की बेटी कहती है कि अब अमेरिका रहने काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की नीतियों के साथ आ रहे हैं वह देश की बर्बादी के लिए, पूरे अमेरिका की बर्बादी के लिए लिखे। और कुछ दिनों बाद जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो भी उनसे बदल जाएंगे, यह स्थिति है। तो अब आप समझ लीजिए क्या हालात है। तो इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर आप कहां जा और क्या हो रहा है इस देश में। इस देश में झूठ बोलने की राजनीति चल रही है और उस कंपटीशन में इस देश की संस्थाएं भी शामिल हैं। और वो संस्थाएं कैसे आपको लूट रही हैं, आपके साथ में झूठ बोल रही हैं, आपके विश्वास को लूट रही हैं, वो सब दिखाई दे रहा है। इसमें एक उदाहरण हम अपनी सुप्रीम कोर्ट का भी कर लेते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन उन्होंने एक जजमेंट देके वाहवाही लेने की कोशिश की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है। इसका 4-3 से फैसला हुआ, 4 जजेज ने कहा और 3 ने कहा नहीं। और ये वही 3 जजेज हैं जिनके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूं कि वो किसके तय किए हुए हैं। बहरहाल ये जो फैसला भी होता है उसे इस तरह से करते हैं कि आज फौरी वाहवाही मिल जाए, बाद में वो बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहते हैं हां पिछला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो खत्म होता है और वो एएमयू अल्पसंख्यक है, दर्जा बरकरार रखा। लेकिन कह दिया इसमें अंतिम फैसला रेगुलर बेंच करेगी। 7 जजेज की बेंच जो बड़ी बेंच थी वो नहीं कर पा रही है फैसला, इसका फैसला करेगी रेगुलर बेंच और उसके बाद वो तय करेगी, फिर गाइडलाइन तय करेगी, सब करेगी। यानी वो यदि कह दे नहीं अल्पसंख्यक नहीं है तो नहीं है, यानी तलवार लटकनी चाहिए, डर बना रहना चाहिए, क्योंकि जब आप डरे रहेंगे, तलवार लटकी रहेगी तो आप हमारे हिसाब से काम करेंगे। यही तो नीति है नरेंद्र मोदी की और उसी नीति पर इस देश में अब न्याय होने लगा है, उसी नीति पर सारे काम होने लगे हैं। तो आप सोचिए क्या क्या हो रहा है। आज हालत ये है, इस देश की रेल बेची जा रही है, सड़कें बेची जा रही हैं और तमाम सारे भारत के पीएसयू बेचे जा रहे हैं। अब तक करीब 200 पीएसयू बेचे जा चुके हैं। कुछ में कुछ हिस्सेदारी बेची गई है, कुछ पूरी तरह से बेच दिए और तमाम बैंकें खत्म कर दी गई और उनके सब पैसे चले गए, तमाम कर्जे माफ हो गए, तमाम पूंजीपतियों के वो हो रहा है। और जब ये सब हो रहा हो तब आप सोचिए, उदाहरण दे देता हूं इसका कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में चीजें लूटी गई हैं, की गई हैं, उसका एक उदाहरण कि जो अनिल अंबानी की कंपनी है उसने एक लोन लिया 49,000 करोड़ रुपए का, लेकिन एनसीएलटी ने उसका निपटा करके क्या कर दिया कि आप सिर्फ 455 करोड़ दे दीजिए, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज लिया 49,000 करोड़ और अदा किया 455 करोड़। तो यह आप समझिए, इस तरीके की नीतियों से यह देश चल रहा है। तो जब यह चल रहा हो तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, किसके लिए नोटबंदी हुई, किसके लिए सारी चोरी हुई, ये समझने की जरूरत। आपने यही नहीं समझा, पूरी तरह नहीं समझा, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के पर बैठा हुआ है और उसके बैठे होने के कारण तमाम संवैधानिक संस्थाएं उसके हिसाब से काम कर रही हैं और तमाम जगह बनती हुई सरकारें रह जाती।
तो इसका दोषी कौन है यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि जहां आपने अच्छी वोटिंग की है वहां पर भाजपा हारी है। जहां आपने हल्की हल्की बेमने वोटिंग की है वही भाजपा ने एन केन प्रकारेण गलत सही सब कुछ करके चुनाव जीता है। तो इस पाप के भागीदार आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि आपने यह पाप न किया होता तो मोदी यह लूट नहीं कर पाते, आपकी बर्बादी नहीं लिख पाते, और इतनी महंगाई, इतने टैक्स और सब कुछ लगाने के बाद भी देश बर्बादी में न जाता। तो सोचिए आपने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, फैसला आपको करना है। जय